Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the second year students. I hope you're doing great. I welcome you to the second lecture of your chapter homeostasis. In the first lecture, we got to know about what homeostasis is. और इसके अलावा हमने homeostasis के कुछ basic concepts को learn किया था. So in continuation of that, today we're going to learn what is osmoregulation और प्लांट्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन किस तरह से होती है. सो लेट्स गेट टू नो व्हाट इज़ ऑस्मोरेगुलेशन. एज वी मेंशन दिस टर्म इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल, जब हमने पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस के 3 बेसिक मैकेनिज्म्स होते हैं, वन ऑफ विच वाज ऑस्मोरेगुलेशन एंड द अदर 2 वर एक्सक्रीशन एंड thermoregulation. As the name itself is indicating, osmo means water. So word osmoregulation would mean regulation of water. अब regulation का मतलब है water को एक certain balance में रखना inside and outside the cell, which can also lead to maybe gain or sometimes loss of water. So if we want to take a look at the proper definition of osmoregulation, let's move to page number 2 of your chapter, where you can find the definition of osmoregulation right here. The mechanism of regulation generally between organism and its environment of solute and the gain and loss of water is called osmoregulation. This will be the proper definition of osmoregulation. और इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का गेन एंड लॉस और उसके साथ साथ सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, इस प्रोसेस को रेगुलेट करने को हम कहते हैं ये ऑस्मोरेगुलेशन है. सो ऑस्मोरेगुलेशन को हमने डिफ़ाइन कर लिया कि वो क्या है. अब हम जानते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है या ऑस्मोरेगुलेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है एंड एप्लीकेशन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑस्मोरेगुलेशन या वाटर का सेल के साथ क्या ताल्लुक़ है. एज वी ऑल नो फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज दैट वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और सेल के केस में वाटर इज़ गोइंग टू बी अ सॉल्वेंट ऑफ डिफरेंट सोल्यूट्स इनसाइड द सेल. सेल के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस जिनको हम सोल्यूट्स का नाम देते हैं, वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व्ड फॉर्म में हमें मिलते हैं. और ये सोल्यूट्स में हम कंसीडर करते हैं मे बी डिफरेंट आयंस, मे बी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, different nutrients, different particles. All of these will be considered solutes as they will be dissolved in water. So हमें ये पता चल गया कि वाटर अपने साथ सोल्यूट्स को डिज़ोल्व करके रखता है सेल के अंदर, जिसके बग़ैर सेल प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर सकता. अब सेल को प्रॉपर सर्वाइवल के लिए पानी की ज़रूरत है. सो डेफिनेटली उसको पानी के लेवल को रेगुलेट भी करना पड़ेगा. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किसी भी सेल का चेंजेस के थ्रू गुज़रता रहता है, डिफरेंट चेंजेस उसमें आते रहते हैं. इसलिए सेल को अपने आप को डिफरेंट कंडीशंस में अडेप्ट करना पड़ता है, और उस अडेप्टेशंस के साथ उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अपने वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को भी रेगुलेट करे या उनका एक प्रॉपर क्वांटिटी को मेंटेन रखे. इस मेंटेनेंस के लिए उसको मदद लेनी पड़ती है ऑस्मोरेगुलेशन की. अब इस प्रोसेस के अंदर सेल को डिफरेंट कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं. जैसे हमने शुरू में मेंशन किया कि ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जहाँ पे पानी बिल्कुल बैलेंस्ड हो इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल. कभी ऐसी भी कंडीशन हो सकती है जिसमें सेल पानी को लूज़ कर रहा हो, और ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि सेल पानी को गेन कर रहा हो. सो दीज डिफरेंट कंडीशंस आर व्हाट अ सेल फेसेस. अब हम तीनों डिफरेंट कंडीशंस को देख लेते हैं कि ये कौन सी कंडीशंस हैं और सेल इन तीनों कंडीशंस को सर्वाइव किस तरह से करता है. एक्स्ट्रा सेलुलर चेंज में अगर फॉर एग्जांपल इफ़ द वाटर कंसंट्रेशन इज़ वेरी हाई इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फॉर सम रीज़न फॉर सर्टन सर्कमस्टांसेस पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई थी. ज़्यादा होने का मतलब होता है एनवायरनमेंट डाइल्यूट हो गया था.
डाइल्यूट हो गया था एनवायरनमेंट, और जब वो डाइल्यूट हो गया था तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया है जिसको हम नाम देते हैं हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। सो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें सेल के आउटसाइड एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड द सेल। द सेकेंड कंडीशन वी सी इज़ हाइपरटोनिक कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होता है, द ऑपोजिट ऑफ हाइपोटोनिक, मतलब ये कि सेल के बाहर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है, और जहाँ कहीं पे भी पानी की कंसंट्रेशन कम होगी तो इसका मतलब है कि सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो हम उस टाइप के सोल्यूशन को कहते हैं इट्स अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। सो कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट को हमने कह दिया ये आ गया आपके पास हाइपरटोनिक। बट इन अ कंडीशन वेयर नीदर ऑफ दीज अप्लाई, जहाँ पे ना पानी की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है ना बाहर कम है, बट इंस्टेड सेल के अंदर और सेल के बाहर इक्वल है या बैलेंस्ड है, उसमें कोई अपसेट नहीं है, उसमें कोई इम्बैलेंस नहीं है, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं दिस इज़ आइसोटोनिक कंडीशन। So to get an understanding of these three different atmospheres that a cell faces, isotonic, hypotonic and hypertonic, let's take a look at this small animation. इस एनिमेशन के अंदर आपको एक सेल दिखाया गया है। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस एनिमेशन सेल के बाहर और अंदर सोल्यूट और वाटर दोनों के पार्टिकल्स का नंबर सेम है। सो लेट्स से कि सेल के बाहर भी 5 है और सेल के अंदर भी पानी के मॉलिक्यूल्स का नंबर 5 है। अगर इनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, लेट्स से बाहर से एक पार्टिकल अंदर आ गया और इन टर्न अंदर से एक पार्टिकल बाहर चला गया, पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर चला गया, तो क्या इनके नंबर में कोई डिफरेंस आएगा या बैलेंस में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं, ये बैलेंस मेंटेन रहेगा। 5 नंबर बाहर भी मेंटेन रहेगा और 5 नंबर अंदर भी मेंटेन रहेगा। सो इसका मतलब है वाटर का लेवल inside and outside the cell is same or balanced. This condition is called isotonic. So here is the other condition that a cell faces. इस केस में you can see कि blue particles एनिमेशन के स्टार्टिंग में सेल के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट हैं और फिर उसके बाद वो यहाँ से मूव करके बाहर एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में उसकी कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि हमें पता है पानी हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब इस मूवमेंट की वजह से जो रिज़ल्ट बनता है वो ये होता है कि सेल का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है, सेल का साइज़ स्मॉल हो जाता है, या हम उसे कहते हैं सेल श्रिंक हो गया है। सो इस पूरे मैकेनिज़्म को, जिसमें पानी की कंसंट्रेशन सेल के बाहर कम होती है और सेल के अंदर ज़्यादा होती है, और उसके रिजल्ट में पानी अंदर से बाहर मूव कर जाता है और सेल श्रिंक कर जाता है, हम इसे कहते हैं दिस इज़ हाइपरटोनिक कंडीशन। एंड द थर्ड कंडीशन दैट वी लर्नड वाज जब पानी की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो। सो हमने बैलेंस वाली भी देख ली और जब एनवायरनमेंट में कम थी वो भी देख ली। अब हम देखते हैं कि जब एनवायरनमेंट में पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो तब सेल के ऊपर क्या चेंज आता है। इस एनिमेशन में आपको नज़र आ रहा है पानी के पार्टिकल्स बाहर ज़्यादा हैं और उसकी वजह से वो मूव करके सेल के अंदर चले जाते हैं। जब वो सेल के अंदर जाते हैं तो इन टर्न सेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये ऐसे सेल को हम कहते हैं दिस इज़ अ टर्जिड सेल। और इस पूरे फिनोमिनन, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज़ द प्रोसेस और मैकेनिज्म ऑफ अ हाइपोटोनिक एटमॉस्फेयर। सो हाइपोटोनिक एटमॉस्फेयर ऐसा है एटमॉस्फेयर जिसके अंदर एनवायरनमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेल, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल, और फिर पानी एनवायरनमेंट से सेल के अंदर मूव करता है, सेल का साइज़ बड़ा हो जाएगा और ऐसे सेल को हमने नाम दे दिया दिस इज़ अ turgid cell. You have been shown the same concept in the diagram present in your book as well, where you are shown a hypotonic condition, isotonic and hypertonic। और अभी हमने लर्न कर लिया हाइपोटोनिक के केस में बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है सेल के, तो पानी सेल के बाहर से अंदर मूव करता है और हमारे पास टर्जिड सेल आ जाता है। आइसोटोनिक के केस में पानी की जितनी मूवमेंट अंदर है उतनी ही बाहर होगी, तो हमारे पास सेल
नॉर्मल होता है, और हाइपरटोनिक के केस में पानी की कंसंट्रेशन बाहर कम होती है और सेल के अंदर ज़्यादा होती है, तो पानी सेल के अंदर से बाहर मूव कर जाता है और ऐसे सेल को हम कहते हैं दिस इज़ अ श्रंकन सेल। सो मूविंग ऑन, लेट्स गेट टू नो कि प्लांट्स के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन कैसे होती है, ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट्स के अंदर कैसे कैरी आउट करते हैं वो। Before we see how plants regulate their water concentration, we should know that plants, all kinds of plants, live in three basic environments. These environments are aquatic or moderate and dry. These three atmospheres are aquatic, moderate and dry conditions. Aquatic means where there is a lot of water, जहाँ पे पानी की concentration ज़्यादा होगी. Moderate का मतलब होता है मुनासिब लेवल होना, सो इसका मतलब है ये वो एटमॉस्फेयर होगा जहाँ पे पानी ना बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम होगा. और ड्राई कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर पानी का कंसंट्रेशन या पानी का लेवल बहुत कम होता है. एंड इन तीनों एटमॉस्फेयर्स में रहने वाले प्लांट्स को हम 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डाल देते हैं या 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डाल देते हैं. एक्वाटिक प्लांट्स को हम नाम देते हैं हाइड्रोफाइट्स का, तो इसका मतलब है ये वो प्लांट्स हैं जो अबंडेंट पानी की प्रेजेंस में होते हैं. मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर में जो प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं और सर्वाइव कर रहे होते हैं, हम उनको नाम देते हैं मीज़ोफाइट्स का. तो इसका मतलब है ये वो प्लांट्स हैं जिनके पास पानी की मुनासिब मिक़दार मौजूद होती है. और ड्राई कंडीशंस में ग्रो करने वाले प्लांट्स को हम नाम देते हैं दीज आर ज़ीरोफाइट्स. सो 3 डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स एंड अकॉर्डिंग टू दोज 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स. अब हम इन तीनों कैटेगरीज को 1 बाय 1 देख लेते हैं कि उनके अंदर किस किस तरह के चेंजेस और किस किस तरह की अडेप्टेशंस होती हैं ताकि वो अपने आप के को रेगुलेट करते रहें, अपने पानी की लेवल को रेगुलेट करते रहें. हाइड्रोफाइट्स हमने अभी देखा, वो प्लांट्स हैं जो कि एक्सेस वाटर या अबंडेंट वाटर की प्रेजेंस में होते हैं, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में होते हैं. सो इसका मतलब ये हुआ उनके एनवायरनमेंट में पानी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है उनके लिए पानी की ज़्यादा कंसंट्रेशन या हायर लेवल एक ख़तरा है. उससे बचाने के लिए उनके पास सर्टेन अडेप्टेशंस हैं जिसके ज़रिए से ये चीज़ इंश्योर हो सके कि जो बाहर का पानी है वो अंदर फ्लड नहीं करेगा, प्लांट के अंदर के एटमॉस्फेयर को फ्लड नहीं करेगा, या जब वो प्लांट के अंदर एंटर होता है तो वो कॉन्टीन्यूसली बाहर निकलता भी जाए. उसके लिए कुछ अडेप्टेशंस हैं. नंबर 1 अडेप्टेशन दैट यू कैन सी हियर इज़ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स. लीव्स का जो एरिया है वो बहुत बड़ा होता है, एंड वी ऑल नो कि लीव्स के ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिनके वजह से पानी प्लांट्स के अंदर से ट्रांसपायर आउट होता है या बाहर निकलता रहता है. सो जितने बड़े लीव्स होंगे उतने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे, और जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे पानी उतना ज़्यादा ट्रांसपायर कर जाएगा. सेकेंड अडेप्टेशन ऑफ दीज प्लांट्स इज़ excessive stomata which are present on the upper surface. लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, बहुत ज़्यादा स्टोमेटा, और वो प्रेजेंट भी कहाँ पर होंगे, लीव की ऊपर वाली सरफेस पे, ताकि वो एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हो और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को लूज़ करते रहें. और इनके लिए पानी को लूज़ करना उनकी फेवर में है, इसी तरह से ये प्लांट्स जो हैं सर्वाइव कर पाते हैं. मूविंग ऑन, आपके पास सेकेंड कैटेगरी आती है मीज़ोफाइट्स की. ये वो प्लांट्स थे हमने कहा जिनके पास जस्ट इनफ अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम. तो इन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए एक चीज़ को इंश्योर करना होता है, और वो है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग. स्टोमेटा को ओपन कब करना है इन्होंने और क्लोज कब करना है, इनको बस इसको चेक एंड बैलेंस में रखना होता है. सो ऑब्वियसली स्टोमेटा को ओपन वो तब करेंगे जब उनके पास सफिशेंट वाटर होगा या ज़्यादा पानी होगा, उस टाइम पे वो उसको ओपन कर देंगे, और उसको वो क्लोज तब करेंगे जब उनके पास रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होगी या जब पानी की कमी हो जाएगी तो वो अपने स्टोमेटा को बंद कर देंगे. सो उनके पास कोई बड़ी किस्म की अडेप्टेशन नहीं है, जस्ट स्टोमेटा की वजह से वो अपने आप को सर्वाइव करवाते हैं. और इसकी एग्जांपल ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी सी ग्रोइंग अराउंड अस इन गार्डन्स एंड ऑल, for example roses, mango, etc. And the third category is xerophytes. और ये वो प्लांट्स हैं हमने अभी देखा जो कि ऐसे एनवायरनमेंट्स में रहते हैं जो बहुत ड्राई होता है, जहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है. अब पानी की कंसंट्रेशन क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत कम है और
प्लांट्स को तो ज़रूरी चाहिए। इस वजह से इनके पास ऐसी अडेप्टेशंस होनी चाहिए जो इस चीज़ को इंश्योर करें कि ये प्लांट्स पानी को स्टोर करें फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड ऑफ ऑल वो कम से कम पानी को लूज़ करें। तो इनके पास जो कुछ अडेप्टेशंस हैं उनमें से फर्स्ट वन है स्मॉल एंड थिक लीव्स। छोटे लीव्स होंगे तो इसका मतलब है कम स्टोमेटा होंगे, और थिक लीव्स होंगे तो इसका मतलब होगा पानी को बाहर निकलने में रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, मुश्किल से पानी लूज़ हो पाएगा, इस वजह से पानी सेव हो जाएगा। सेकंड अडेप्टेशन आपके पास आ जाती है क्यूटिकल लेयर। इन लीव्स के इन प्लांट्स के लीव्स के अंदर एक थिक सी लेयर होती है जो उसके ऊपर कवर कर रही होती है लीव्स को, और वंस अगेन उसका पर्पस होता है कि वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करे पानी के लॉस में, पानी कम से कम लूज़ हो। थर्ड अडेप्टेशन इज़ दैट स्टोमेटास आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस। प्लांट के लीव्स के निचली साइड पर होते हैं ताकि एनवायरनमेंट के साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो और पानी कम से कम वो ट्रांसपायर कर सकें। और कुछ प्लांट्स के केसेस में, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैक्टाई के केसेस में या कैक्टस के केसेस में, उनके पास एक स्पेसिफिक न्यू किस्म की जो अडेप्टेशन है वो ये है कि वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, विच मीन्स कि उनके पास ये एबिलिटी होती है कि अगर उनके पास कंडीशंस बहुत सीवियर हो गई हैं तो वो अपने लीव्स को कम्प्लीटली लूज़ कर देते हैं, उनके लीव्स झड़ जाते हैं, और फिर उससे क्या होगा, ऑब्वियसली लीव्स नहीं होंगे तो स्टोमेटा नहीं प्रेजेंट होंगे, और स्टोमेटा नहीं होंगे तो चीज़ें पानी जो है वो प्लांट के अंदर से एस्केप नहीं कर पाएगा और वो उसके अंदर स्टोर रहेगा। अब जिनके अंदर लीव्स चले गए तो वो प्लांट सर्वाइव कैसे करेगा, उसके लिए फिर उन प्लांट्स के स्टेम्स काम करते हैं। लीव्स का काम जो होगा वो स्टेम्स परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। उसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस का जो काम है वो स्टेम्स परफॉर्म करना शुरू कर देंगे और पानी को समटाइम्स स्टोर भी करना शुरू कर देंगे। सो ये थी ज़ीरोफाइट्स की कुछ अडेप्टेशंस जो आपने देख ली हैं। Right here at the end, I've mentioned some important questions that can be asked with from these topics. I hope आपने इस topic को well learn कर लिया है, so it should be easy for you to answer these questions, and I look forward to looking at your answers that you will attempt, and for further helping you with any kind of concept from these topics, I've mentioned some helpful links below as well. And inshallah, I would see you in the next lecture. Allah Hafiz.